बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया क्लास। आप लोग कुछ नोट्स वगैरह बना रहे हैं अपनी तरफ से अपनी कॉपी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए, या फिर जो मटेरियल प्रोवाइडेड है उसी से ही पढ़ रहे हैं? अवेलेबल नहीं है क्या? छुप के बैठोगे? गरिमा यस सर। नोट्स बना रहे हैं कि कैसे पढ़ रहे हैं? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ये आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही क्या? हेलो सर अब आ रही है। बताइए कैसे पढ़ रहे हैं? यस आ रही है सर। जो आपने यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स दे रखे हैं और पीडीएफ्स उनके थ्रू देख रहे हैं टॉपिक वाइज। अपने कुछ नोट्स नहीं बना रहे हैं अपनी कॉपी में लिख लिख करके? सर स्पेसिफाइड टॉपिक्स के ही नोट्स बना रहे हैं, जो ट्यूट के क्वेश्चन है उन्हीं के हिसाब से। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? शुभंकर अवेलेबल है? यस सर। हाँ शुभंकर, आप कैसे पढ़ रहे हैं? यस सर। सर आपने जो नोट्स भेजे हैं वो और फिर ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे जाके। अच्छा, ना कुछ पेपर पेन का यूज हो रहा है अपनी कॉपी में? कुछ वहां से लिख रहे हैं नोट करके? सर उसमें मतलब वही ट्यूट के ही सवाल हैं, बाकी अलग से तो नहीं बनाए थे। ठीक है, मेन बस ये है कि आपको आना चाहिए समझ में, चाहे आप अपने आप से नोट्स बना करके पढ़िए, चाहे जहाँ से भी पढ़िए, कि जब पेपर हो तो आप उसको आंसर दे सकें, इस तरीके से पढ़ाई करिए। और थोड़ा सा अब देख ही रहेंगे कितने हम लोग डिपेंडेंट हो गए मोबाइल लैपटॉप पर, हो सके तो जितना ज़्यादा इनसे दूर रह सके ज़्यादा सही। क्योंकि आप एक बार वहाँ से नोट करके अगर अपनी कॉपी में लिखेंगे तो दोबारा अपनी कॉपी को ही उठाएंगे पढ़ने के लिए। वैसे बार बार आप मोबाइल या लैपटॉप का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं ताकि बार बार इसकी आदत ना पड़े। तो ट्यूटोरियल आप लोग सबमिट कर दीजिएगा, जो मैंने बताया 8 क्वेश्चन मैक्सिमम 8 क्वेश्चन कर लीजिएगा, 15 तक सबमिट कर दीजिएगा। 2 और 3 मार्क्स सबमिट करने होंगे नेक्स्ट डे, इसलिए मैंने काफ़ी पहले ही बता दिया है। और जिन लोगों ने अभी एक भी ड्यूटी दिया है वो लोग भी 6 क्वेश्चन तक करके सबमिट करते, मतलब 8 क्वेश्चन तक करके सबमिट कर दीजिए, ठीक है। उसका मुझे भी तो मुझे मार्क्स चढ़ाने के लिए, अब आप लोग बिल्कुल भी नहीं देंगे तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन कम कर दिए हैं, तो आराम से कर लीजिए, ठीक है। इसका सेकंड पेपर कब है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्विज तो कब है? नो आइडिया किसी को? अदिति 16 जुलाई। अदिति सिंह अवेलेबल है? अवेलेबल वो फाइल नहीं ऑनलाइन ऑप्शन। चलो देखते हैं इसका टॉपिक क्या है यार। हम लोग देखते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं।
ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++ क्या है? We can make operators to work for user defined classes. ठीक है, जैसे कि अभी तक हम लोग जैसे ऑपरेटर्स पढ़ते हैं तो एक ऑपरेटर के लिए हमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है उनके कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। जैसे अगर हम प्लस कर रहे हैं तो हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, इंटीजर, फ्लोट, डबल टाइप के डेटा की। ठीक है, जिनकी डेफिनेशन पहले से ही कंपाइलर में मौजूद रहती है, यानी कि इंटीजर के बारे में कंपाइलर को पता रहता है, इसके बारे में कंपाइलर को पता है, फ्लोट, डबल, इन सब के बारे में पता है। लेकिन जब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डील करते हैं, ऐड करते हैं जिनकी डेफिनेशन कंपाइलर को पहले से नहीं पता, या जो नॉन प्रिमिटिव टाइप होते हैं उनके लिए हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज करते हैं। This means C++ has the ability to provide the operators with a special meaning for data type. This ability is known as operator overloading. ठीक है, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म है, ये पॉलीमॉर्फिज्म का ही एग्जांपल है। ठीक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एक हम लोग ने क्या देखा था, फंक्शन ओवरलोडिंग और एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एक से ज़्यादा फॉर्म्स जब किसी के हम लोग डील करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में आता है। We can overload an operator plus in a class like strings so that we can concatenate two strings just by this. ठीक है, जैसे अगर हम कंप्यूटर से ये कहेंगे 2 + 2 को ऐड करिए तो आंसर 4 देगा। 2 + a को ऐड कराएं तो वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि उसे क्या देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को ऐड कराते हैं जिनके बारे में कंपाइलर को नहीं पता होता है, तो इसे बोलते हैं ऑपरेटर को ओवरलोड कराना। यानी कि हम एक ऑपरेटर से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को ऐड करते हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को भी हम ऐड करते हैं। तो इसके लिए प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं तो ठीक से समझ में आएगा। ठीक है, प्रोग्राम पे आते हैं। ये एक प्रोग्राम है, नेट पे आप लोग सर्च करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++ तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम मिलेगा। ये प्रोग्राम एकदम इजी स्टेप में है, बड़ा करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी स्टेप में प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ काम की चीज़ों के बारे में ही लिखा गया है और बाकी किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, जैसे कि वही हैश इनपुट IO स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस ये रहा। ठीक है, देन क्लास एक बना दी हमने ABCD नाम की। ठीक है, डमी क्लास बना ली ABCD नाम की। उसके बाद प्राइवेट में हम लोग ने एक वेरिएबल लिखे P और Q प्राइवेट में डिक्लेयर किया और पब्लिक में हमने सेट डेटा नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें दो पैरामीटर पास करा X और Y। इनसे होकर के जो वैल्यू आएगी वो P और Q में स्टोर होगी। ठीक है, एक और फंक्शन बनाया डेटा को शो करने के लिए कि जो P और Q में डेटा है वो शो हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे, आउटपुट हमें मिलेगा P की वैल्यू, फिर एक स्पेस के साथ Q, देन Q की वैल्यू। ठीक है, फिर मेन फंक्शन में हमने ABCD क्लास की 3 ऑब्जेक्ट बना ली A1, A2 और A3। हमारा ये मोटिव करने का कि हम A3 में A1 + A2 रखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, A1 से फंक्शन को कॉल कराया सेट डेटा, उसमें 2 और 4 को पास कराया। ठीक है, और A2 में सेट डेटा कराया 3 और 5 को पास कराया। तो पहले जब A1 में क्या डेटा आ गया, A1 के अकॉर्डिंग P और Q में आ गया डेटा 2 और 4। ठीक है, और A2 के अकॉर्डिंग क्या आ गया 3 और 5 की अलग अलग में शो कर दिया। अब अगर हम ये लिखते हैं A3 = A1 + A2, अगर ये इंटीजर होता A1 और A2 इंटीजर टाइप होता तो हमें इसका आउटपुट मिल जाता जो भी होता। लेकिन यहाँ पे A1 और A2 क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट हमने अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बनाए A1 और A2 जिनकी डेफिनेशन कंपाइलर में मौजूद नहीं है, जिनको कंपाइलर को रिकॉग्नाइज करना है ये क्या है। ठीक है, तो ये इस समय कंपाइलर के लिए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं A1 और A2 के लिए। ठीक है, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हुए A1 और A2, इसीलिए इस प्रोग्राम में यहाँ पे एरर दिखा रहा है रेड बॉक्स से। ये रन कराते हैं तो यहाँ पे एरर दिखाता है, ये भी काम नहीं करेगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है, हम कर रहे हैं A1 और A2 को ऐड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग ऐड नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ तो भी ऐसे नहीं चलेगा, या तो अगर हम इसको ऐसे लिखें यहाँ पर भी डॉट ऐड। ठीक है,
अब इसके थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉपर हुआ कि A1 कॉल कर रहा है ऐड नाम का फंक्शन और उसमें पैरामीटर क्या है A2। ठीक है, पैरामीटर भी जो पासिंग हो रही है वो एक ऑब्जेक्ट है, ना कि कोई इंटीजर या डबल टाइप का कोई डेटा टाइप। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ऐड नाम का फंक्शन अगर हम बनाएंगे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐड ये बनाया, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट से रिसीव करेंगे, उसके लिए हमें क्लास चाहिए होगी ABCD नाम की। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लीजिए Z एक ले लिया है, इसके हम इसको Z में इम्प्लीमेंट करेंगे। इसकी हम जब बॉडी लिखेंगे, हमें नंबर्स रिसीव कराने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं TMP या टेम्प नाम से, इसको हमने T ले लिया। अब हम क्या करेंगे, T डॉट P में क्या आना चाहिए, T प्लस Z डॉट P। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं। T डॉट Q में आना चाहिए Q प्लस Z डॉट Q। ठीक है, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे T। ठीक है, अब यहाँ होगा क्या कि A2 पास हो रहा है ऐड फंक्शन के थ्रू, तो कंपाइलर ये देखेगा कि ऐड फंक्शन कॉल हो रहा है, उसे कॉल कौन कर रहा है, A1 नाम का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें वैल्यूज कौन सी है, पैरामीटर क्या पास हो रहा है, A2 यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा पास हो रहा है। तो इसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे ABCD नाम का, यानी कि A2 की जो वैल्यूज है वो Z के थ्रू अब आगे काम करेंगी। ठीक है, दो वैल्यूज देनी थी, इसलिए हमने एक और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया T नाम का। T डॉट P में क्या आएगा, P प्लस Z डॉट P, और T डॉट Q में आएगा, यानी कि ये A3 की बात हो रही है। ठीक है, ये A3 की वैल्यूज होंगी T डॉट P और T डॉट Q। ठीक है, और Q में क्या आएगा, Q प्लस Z डॉट Q, यानी कि इस तरीके से सम करेगा। ये जो P है यहाँ पे, ये कौन सा P है, ये कॉलिंग ऑब्जेक्ट का P है। कॉलिंग ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है, A1 है, तो A1 का क्या डेटा आएगा 2। ठीक है, प्लस Z डॉट P, Z किसका है, तो पैरामीटर पास हो रहा है A2 डॉट P का मतलब 3, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 2 प्लस 3, इस तरीके से आएगा। ये 5 जा करके T डॉट P यानी कि A3 डॉट P में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो Q है उसमें क्या है, कॉलर ऑब्जेक्ट, यानी कि A1 हम A1 से कॉल कर रहे हैं, A1 का जो डेटा है, A1 का जो सेकंड पार्ट है यानी कि 4, ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस Z डॉट Q में क्या आएगा, जो पैरामीटर पास हो रहा है इनटू उसका आएगा सेकंड पार्ट Q यानी कि 5, तो यहाँ पे आएगा 4 और 5, यहाँ पे आएगा 2 प्लस 3, यहाँ पे आएगा 4 प्लस 5। ठीक है, इस तरीके से हमें आंसर आना चाहिए 5 और 9, यानी P की वैल्यू होनी चाहिए 2 प्लस 3 यानी 5, और Q की वैल्यू होनी चाहिए 4 प्लस 5 यानी कि 9। ठीक है, अभी भी इसमें एक दिक्कत है कि हम इस फंक्शन के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट से कॉल करा रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट से तो कॉल करना ही होता है, साथ ही साथ A2 एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है ऐड फंक्शन में। तो यहाँ तो हमने ये लिख लिया, यहाँ तक हमारा ऐसा ही है। A2 हम जब ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रिसीव कराया Z में। ठीक है, लेकिन ये रिटर्न भी क्या कर रहा है, A3 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हमें यहाँ पर भी इसका रिटर्न टाइप भी उसी क्लास के अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर फंक्शन हो गया इसमें काम करने का। ठीक है, सेमीकोलन नहीं लगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आंसर भी आपको नहीं देखना होगा, मैं शो करता हूँ आंसर। ये देखिए आपको आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा, P = 5 और Q = 9। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 को हम लोग ने जोड़ा तो 5 मिला, 4 और 5 को जोड़ा तो 9 मिला। ठीक है, यहाँ तक ये ठीक था। अब हमें क्या करना है, ऑपरेटर ओवरलोड करके दिखाना है। हमें यहाँ पे ऑपरेटर को दिखाना है। यहाँ तो ये हमने नॉर्मल फंक्शन को बताया कि हम एक फंक्शन के थ्रू कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये लिख देते सिंपल इतना,
प्लस, ठीक है, प्लस अगर हम यहाँ लगा दें तो अभी ये नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि कंपाइलर अब ये समझ नहीं पा रहा है कि प्लस को कैसे उसे डील करना है। इसके लिए हमें क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम प्लस लगाते हैं, ठीक है, प्लस लगाते हैं, फंक्शन का नाम ही एक तरीके से है, ठीक है, लेकिन इस प्लस को हम ऐसे नहीं डील कर सकते। जो फंक्शन नेमिंग के जो रूल्स होते हैं उसमें हम लोग डायरेक्ट किसी ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी हमको कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है। इसके लिए सी प्लस प्लस में डिफॉल्ट एक फंक्शन है ऑपरेटर का, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो रही है, ठीक है, एक डिफॉल्ट कीवर्ड है ऑपरेटर। जैसे देखिए आप इंट है, रिटर्न हो गया, मेन, वॉइड हो गया, ये सब इसके डिफॉल्ट कीवर्ड है, इसलिए इसकी कलरिंग चेंज हो रही है, ठीक है। तो ऑपरेटर भी इसका एक डिफॉल्ट कीवर्ड है, इसकी वजह से ये रिकग्नाइज कर लेगा कि किस चीज से डील हो रही है। अब हमने यहाँ क्या लिखा था, अब इसको रन करते हैं, ठीक है, अभी भी देखिए आउटपुट वही मिल रहा है हमको, ठीक है, p goes to 5 and q goes to 9। अब इस चीज को समझते हैं कि इसमें क्या मिले, क्या है ऐसा कि ये जहाँ पे हमने इसके पहले क्या लिखा था, ऑपरेटर प्लस के पहले हमने यहाँ पे ऐड नाम पे फंक्शन लिखा था, ठीक है, और यहाँ भी हमने a1 डॉट ऐड नाम का फंक्शन लिखा और a2 को पास किया। लेकिन हम जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग से डील कर रहे हैं तो हम उस फंक्शन के थ्रू तो काम कर ही सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोग ने एग्जांपल में देखा था, लेकिन साथ ही साथ सी प्लस प्लस में ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो फीचर दिया हुआ है उसको भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट a1 प्लस a2 लिख सकते हैं। अभी जब हम लोग ने पहले डायरेक्ट a1 प्लस a2 लिखा था, a3 इक्वल्स टू a1 प्लस a2 डायरेक्ट, और यहाँ पे हम लोग ने ऐड नाम का फंक्शन बनाया तो नहीं काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब हम इस प्लस को रिकॉग्नाइज कराएंगे कि ये ऑपरेटर प्लस है, ठीक है, और इसकी वर्किंग वैसे ही है, तो ये कंपाइलर को पता चलेगा कि ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग से डील हो रही है और उसे क्या काम करना है। तो इसका मतलब ये इसी तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, इसको कमेंट में ऐसे लिखते हैं, a3 इक्वल्स टू a1 डॉट ऐड a2, ये इसी तरह से लिखा हुआ है। इस प्लस का मतलब यही है, प्लस ऐड टू। अब यहाँ पे ऐड तो नहीं है तो आप ऐड की जगह ऑपरेटर प्लस कर सकते हैं, ऑपरेटर प्लस, ठीक है, ये ठीक है। तो इसका मतलब यही लिखा हुआ है, इस प्लस का मतलब यही है, डॉट ऑपरेटर प्लस, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है कि a1 ने एक फंक्शन कॉल किया था और उसने a2 को पास कराया था, तो इसका मतलब ये है a1 ने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है और पासिंग पैरामीटर क्या है a2, ठीक है। तो इस तरह से कंपाइलर रिकॉग्नाइज करेगा कि यहाँ जैसे प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ जब हमने ऑपरेटर का कीवर्ड नहीं लगाया था तो ये इस लाइन में एरर दे रहा था, लेकिन जब हमने इसको ऑपरेटर ओवरलोड किया, मतलब कि ऑपरेटर कीवर्ड लगा करके जो इसकी डिफॉल्ट फंक्शनिंग है, जो नेमिंग का है, उस तरीके से डील किया तो ये वर्क करने लगा, ठीक है। तो अब हम इसको सिंपल लिख सकते हैं a3 + a1 + a2। अभी तक हमने जब इसको लिखा था नॉर्मली तो ये दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड नहीं कर रहा था, इस लाइन में एरर दिखा रहा था, लेकिन जब हमने ये लिखा a3 = a1 + a2 और साथ में यहाँ पर भी ऑपरेटर ओवरलोड के फीचर्स को ऐड किया या सिंटैक्स लिखा, तो कंपाइलर को रिकॉग्नाइज हो गया कि हम डिफरेंट डेटा टाइप से डील कर रहे हैं और उसके लिए यूजर ने पहले से ही यहाँ पर अपना डेफिनेशन वगैरह दे रखी है, ठीक है। ABCD यहाँ इसलिए लिखा गया यहाँ पे क्लास, क्योंकि ये रिटर्न में ये लाइन रिटर्न क्या कर रही है a3, और a3 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ऑब्जेक्ट टाइप ही रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ABCD लिखा, यानी कि उस क्लास का नाम जिस टाइप का हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर ABCD Z यहाँ इसलिए लिखा गया क्योंकि ये पासिंग ऑपरेटर था, ऑब्जेक्ट था a2, तो जब पास हो रहा है ऑब्जेक्ट तो एक ऑब्जेक्ट उसे रिसीव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक Z ऑब्जेक्ट, Z नाम के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसमें उसकी वैल्यूज को एक्सेस कराएंगे, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा था, हम यहाँ पे एम्परसेंड लगा रहे थे। एम्परसेंड का काम इसीलिए था कि वो फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता, मतलब फंक्शन को कॉल कर देता, ठीक है। जैसे ही कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वो फंक्शन कॉल हो जाता है, और कंस्ट्रक्टर होता है क्या, एक फंक्शन ही होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए यहाँ पे हम लोग सेफ है काम करने में। तो इस प्लस का मतलब यही है, डॉट ऑपरेटर प्लस a2, ठीक है। a1 कॉल कर रहा है
प्लस ऑपरेटर को और A2 उसमें पास हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी और अपना नॉर्मल जो प्लस का लिखते हैं उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही है। फिर हम क्या करते हैं, A3 डॉट शो डेटा से हमने A3 डॉट शो डेटा किया तो PO2 की वैल्यू ले आया, तो एक्सेस सामने दिखा दिया। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग को शो करने का। नेट पे आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सिंटैक्स होता है, एक और इसको क्लियर कर दें, सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, क्लास। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं हम लोग, ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर प्लस। ठीक है, और यहाँ क्या लिखते हैं, क्लास देन ऑब्जेक्ट। ये इसका सिंटैक्स होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। क्लास का नाम देन ऑपरेटर प्लस का साइन। ठीक है, फिर क्लास और उसको रिसीव करने के लिए क्रिएट ऑब्जेक्ट। ये इसका डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। इसी से ही हम लोग अपना आगे का बिल्डअप करते हैं चीज़ों को, जो भी हम लोग को अपने ऑपरेटर्स परफॉर्म करने होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स और यूनरी ऑपरेटर्स में क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर्स में हमें सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बाइनरी में हमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि a प्लस बी या 2 प्लस 5 या 3 प्लस 3, इस तरीके से। ठीक है, होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स जिसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड की जरूरत होती है। एक चीज इस प्रोग्राम, अगर आपको एक प्रोग्राम चाहिए तो मैं चैट बॉक्स में सेंड कर देता हूँ। ठीक है, वहाँ से आप लोग एक्सेस कर लीजिए। सेंड कर दें प्रोग्राम कि आप लोग बना लेंगे। कर दीजिए सर। कर दें, चलिए ठीक है, कर देते हैं। बाकी आप लोग को इसमें जो भी समझना होगा, जो भी आपके पास कंपाइलर होगा, आप टर्बो सी में प्रोग्रामिंग करिएगा। इसमें तो खैर मुझे पता नहीं चलता कि क्या एरर है, बस वो दिखा देता है कि ये एरर है। टर्बो सी में जब आप करेंगे तो कुछ चीज़ों को आप अपने आप हटाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ क्यों हट रही है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, अभी सेंड करते हैं। देखिए, मिल गया सभी को। सभी को विजुअल है क्लास। अरे कुछ यस तो बोल दिया करो, कम से कम अपने हैंड रेस कर दिया करो। अब इतना छुट्टी यस सर। बैठोगे तो कैसे चलेगा, रिस्पॉन्स तो करिए कम से कम। कभी क्लास में होते हैं तो किसी की बातें नहीं रुकती, घर पे बैठे हो तो बोल नहीं रहा है। इतना जरूरत की बात है, पूछी जाए, कम से कम उसको रिस्पॉन्ड तो करिए। ठीक है, तो ये भी एक पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। नेक्स्ट होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आता है वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, वर्चुअल फंक्शन जिसमें हम लोग ओवरराइडिंग से, फंक्शन ओवरराइडिंग से डील करते हैं। कि जैसे हमने फंक्शन ओवरराइडिंग जब बताया था तो उसमें क्या था कि बेस क्लास में वही फंक्शन बनता है और चाइल्ड क्लास में भी वही फंक्शन बनता है। तो हम लोग अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू चाइल्ड क्लास के फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू मेन क्लास यानी कि बेस क्लास के ऑब्जेक्ट फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक और भी तरीका होता है कि हम बिना स्कोप रेजोल्यूशन का यूज किए एक्सेस कर सकते हैं पेरेंट क्लास या बेस क्लास के फंक्शन। तो वही तरीका होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। स्कोप रेजोल्यूशन से एक्सेस करना है तो कंपाइल टाइम हो गया। ठीक है, तो कंपाइलर को कंपाइल के दौरान ही पता चल जाता है किस चीज़ से डील करना है। जब रन करता है प्रोग्राम, उसके दौरान वो डिसाइड करता है कि उसे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, बेस क्लास वाला या फिर चाइल्ड क्लास वाला। तो आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का।
नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अभी इसको देखिए अपने तरीके से, अभी ये प्रोग्राम को समझिए, ठीक है, फिर अपने सिस्टम पे खुद बनाइएगा प्रोग्राम। और ये जो डेटा है, मैंने जैसे ऑपरेटर पी लिया है, मतलब वेरिएबल्स पी लिए क्यू लिए हैं, सेट डेटा नाम का फंक्शन बनाया है, शो डेटा है, क्लास का नाम एबीसीडी रखा है, तो आप इन सबको डिफरेंट कर दीजिएगा, कुछ भी ले लीजिएगा, अपने नाम की क्लास बनाइएगा, ठीक है, उसके हिसाब से डील करिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसका कंसेप्ट, ठीक है। देख लीजिए इसको, बताइए। जिनको टाइप पूछना है और अटेंडेंस डाल चुके हैं वो एग्जिट हो सकते हैं। अच्छा, अभी हम सरप्राइज टेस्ट का लिंक शेयर कर देते हैं आप लोग को, आप लोग अटेम्प्ट करिएगा उससे, ठीक है। सरप्राइज 4 का एमसीक्यू भेज दें। व्हाट्सएप पे हमने सरप्राइज को स्कोर का लिंक दे दिया है, आप लोग वहाँ से एक्सेस करके इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं।